जय हिंद फ्रेंड्स। तो चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं घटना चक्र का दूसरा चैप्टर, जिसका नाम है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली एंड मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। पहले हम इस चैप्टर के कुछ डिटेल देखेंगे और फिर इसके बाद इससे रिलेटेड क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट फॉर्मल डिमांड फॉर द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली was made by the Swaraj Party at the conference in Ranchi held on May 1934। तो जो पहली डिमांड थी, जो पहली बार डिमांड हुई थी, जो पहली बार फॉर्मल डिमांड हुई थी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की, वो स्वराज पार्टी के द्वारा की गई थी। किस पार्टी के द्वारा की गई थी? स्वराज पार्टी के द्वारा की गई थी। और कौन से कॉन्फ्रेंस में की गई थी? रांची कॉन्फ्रेंस में की गई थी। कौन से कॉन्फ्रेंस में? रांची कॉन्फ्रेंस में। और वो टाइम पीरियड था मई 1934। कौन सा टाइम पीरियड था? मई 1934। आगे देखते हैं। Idea of the Constituent Assembly was put forward for the first time by the M.N. Roy in the year 1934। तो इससे क्या नाम है इसका, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली से रिलेटेड दूसरा जो सबसे ज्यादा बार क्वेश्चन पूछा गया है वह यही है कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का आइडिया किसने दिया था पहली बार? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का पहली बार आइडिया किसने दिया था? तो एम एन रॉय ने दिया था। कब दिया था? 1934 में दिया था। आगे देखते हैं। इंडियन नेशनल कांग्रेस ऑफिशियली डिमांड अ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली टू फॉर्म द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया फॉर द फर्स्ट टाइम इन द ईयर 1934। ओके, तो कांग्रेस की तरफ से भी जो ऑफिशियली डिमांड हुई थी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की, वो कब हुई थी? 1934 में हुई थी। और स्वराज पार्टी की तरफ से भी पहली बार कब हुई थी? 1934 में ही हुई थी। और एम एन रॉय ने 1934 में ही कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का आइडिया दिया था कि भारत का कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली होनी चाहिए। आगे देखते हैं। उसके बाद 1934 के बाद 1938 में क्या होता है? जवाहरलाल नेहरू ऑन बिहाफ ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस डिक्लेयर दैट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फ्री इंडिया मस्ट बी फॉर्म्ड विदाउट आउटसाइड इंटरफेरेंस बाय द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली इलेक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ अडल्ट फ्रेंचाइजी। ओके, तो 1938 में हमारे जो जवाहरलाल नेहरू सर होते हैं, वो इंडियन नेशनल कांग्रेस के बिहाफ पे क्या डिक्लेयर करते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन जो फ्री इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है, उसको बनाने के लिए एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की जरूरत होगी। और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कैसे इलेक्टेड होगी? वो अडल्ट फ्रेंचाइजी के थ्रू इलेक्ट की जाएगी। उसके मेंबर अडल्ट फ्रेंचाइजी के थ्रू सेलेक्ट किए जाएंगे। और जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए वो सारे इंडियन लोग बनाएंगे, उसमें बाहरी कोई भी इन्फ्लुएंस नहीं हो गया। ओके, चलिए आगे देखते हैं। डिमांड was finally accepted in the principle in अगस्त ऑफ 1940। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की डिमांड तो बहुत बार होगी, लेकिन ये डिमांड को माना, पहली बार माना कब गया? पहली बार माना गया अगस्त ऑफ 1940 में। कि 1938 से डिमांड चल रही थी। उसके बाद जवाहरलाल नेहरू सर एक स्टेटमेंट देते हैं 1938 में ऑन बिहाफ ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, एंड देन द डिमांड ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज एक्सेप्टेड। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर द स्कीम फॉर्मुलेटेड बाय द कैबिनेट मिशन प्लान। ओके, तो जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कॉन्स्टिट्यूट की जाती है, बनाई जाती है कौन से स्कीम के अंदर? तो कैबिनेट मिशन प्लान के अंदर। एक्सेप्ट कौन से कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाने का जो डिमांड है वो एक्सेप्ट कौन से प्रिंसिपल के थ्रू किया जाता है? तो अगस्त ऑफ 1940। एंड कॉन्स्टिट्यूट कब होती है? कौन से प्लान के थ्रू, कौन से स्कीम के थ्रू कॉन्स्टिट्यूट की जाती है अपनी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली? कैबिनेट मिशन प्लान। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नंबर ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स फॉर द प्रोविंसेस वाज बेस्ड ऑन देयर पॉपुलेशन, दैट इज 1 इररिस्पेक्टिव ऑफ 10 लाख पीपल। ओके, तो जो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, जो कह सकते हैं कि किसी भी प्रोविंसी के जो रिप्रेजेंटेटिव कह सकते हैं, जैसे सरल भाषा में कह सकते हैं कि उसका क्या थोड़ा सा जो रिप्रेजेंट, जो जिनको सीट अलॉट की जाती है, जो हमारे क्या उस टाइम के मेंबर होते हैं कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के, उनकी सीट कैसे अलॉट की जाती है उनको? कि 10 लाख लोगों पे, कितने? 10 लाख लोगों पे एक सीट दी जाती है। कितनी सीट दी जाती है? एक सीट, मतलब 1 रिप्रेजेंटेटिव पर 10 लाख पीपल। ओके, 10 लाख लोगों पे एक रिप्रेजेंटेटिव रहता है। चलिए आगे देखते हैं। 296 वर टू बी अलॉटेड टू ब्रिटिश इंडिया, 93 सीट टू द प्रिंसली स्टेट। ओके, तो
296 सीट किसके लिए अलॉट की जाती है? ब्रिटिश इंडिया के लिए, और 93 सीट किसके लिए अलॉट की जाती है? प्रिंसली स्टेट के लिए अलॉट की जाती है। ओके, देन 296 seat allotted to the British India and 292 member were to be drawn from the 11 governor provinces and 4 chief commissioner provinces, one from each. Okay, तो बेसिकली ये इतना इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं है, बट हम देख लेते हैं कि आउट ऑफ 296 सीट जो कि ब्रिटिश इंडिया के लिए अलॉट की जाती है, उसमें 292 मेंबर कहाँ से लिए जाते हैं? वो 11 गवर्नर्स प्रोविंसेस से लिए जाते हैं। कहाँ से लिए जाते हैं? 11 गवर्नर प्रोविंसेस से लिए जाते हैं। और 4 मेंबर कहाँ से लिए जाते हैं? 4 मेंबर लिए जाते हैं जो चीफ कमिश्नर प्रोविंसेस होती है वहां से, मतलब 4 चीफ कमिश्नर प्रोविंसेस होती है, और हर प्रोविंसी से एक मेंबर लिए जाते हैं। ओके, तो ब्रिटिश इंडिया से कितने मेंबर लिए जाते हैं? 292 कितने? 292। और 4 कहाँ से लिए जाते हैं? 4 लिए जाते हैं चीफ कमिश्नर प्रोविंसीज से। ओके, गवर्नर्स प्रोविंसी से कितने लिए जाते हैं? 292। और चीफ कमिश्नर प्रोविंसी से कितने लिए जाते हैं? 4। ओके, टोटल कितनी सीट अलॉटेड थी? 296। और इंडियन प्रोविंसीज को, स्टेट प्रोविंसीज जो थी, प्रिंसली स्टेट जो थे, उनको कितनी सीट दी गई थी? 93। ओके, चलिए आगे चलते हैं। Representative of princely state were to be nominated by the head of the princely state. ओके, तो प्रिंसली स्टेट का जो देखो, ब्रिटिश इंडिया का जो रिप्रेजेंटेटिव होता था वो तो इलेक्ट करके आता था, वो तो आगे हम पढ़ेंगे, लेकिन जो प्रिंसली स्टेट का रिप्रेजेंटेटिव होता था ना, जो 93 सीट प्रिंसली स्टेट को दी गई थी, वहां से जो लोग उठते थे, वहां से जो लोगों को लीडर बनाया गया था, वो डायरेक्टली नॉमिनेटेड होते थे। ओके, वो नॉमिनेटेड होते थे हेड ऑफ प्रिंसली स्टेट के हेड से। ओके, प्रिंसली स्टेट के हेड से वो लोग जो रिप्रेजेंटेटिव थे प्रिंसली स्टेट के मेंबर, वो नॉमिनेटेड किए जाते थे हेड ऑफ द प्रिंसली स्टेट के द्वारा। ओके, बट हालांकि प्रिंसली स्टेट ने इस इलेक्शन में पार्टिसिपेट नहीं किया, तो इनका कोई कंट्रीब्यूशन खास है नहीं। चलिए आगे डिटेल देखते हैं। इलेक्शन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली फॉर 296 सीट वर हेल्ड इन जुलाई अगस्त 1946। ओके, तो इलेक्शन जो होता है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के लिए, जो 296 सीट के लिए, कितने सीट के लिए? 296 सीट के लिए, वो कब होता है? वो जुलाई अगस्त 1946 में होता है। आप लोग कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की डिमांड पहली बार कौन से ईयर में आई थी। नेक्स्ट देखते हैं, इंडियन नेशनल कांग्रेस वॉन 208 सीट। ओके, इंडियन नेशनल कांग्रेस ने कितनी सीट को जीता था? 208 सीट को। एंड देन मुस्लिम लीग ने जीता था 93 सीट को, 73 सीट को। कितने सीट को? 73 सीट को। और स्मॉल ग्रुप एंड इंडिपेंडेंट गॉट रिमेनिंग 15 सीट। ओके, तो 208 सीट जीत गया अपना इंडियन नेशनल कांग्रेस, 73 जीत गया अपना मुस्लिम लीग, एंड देन 15 सीट जो बचती है उसको इंडिपेंडेंट ग्रुप्स वगैरह, स्मॉल ग्रुप्स वगैरह जो उस टाइम के थे, वो जीत जाते हैं। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं, आगे देखते हैं। In the beginning, princely state did not participated in the constituent assembly, but with the third session of the constituent assembly commencing on 28 April 1947, representative of princely state of India began to join it gradually. Okay, तो बेसिकली क्या होता है? होता ये है कि, एक सेकेंड, होता ये है कि जो अपने प्रिंसली स्टेट के मेंबर होते हैं, वो पहले तो बोल देते हैं कि भाई हम ज्वाइन नहीं करेंगे इसको। ओके, लेकिन जब धीरे धीरे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का थर्ड सेशन होने लगता है, क्योंकि बहुत सारे सेशन इसमें होते हैं, आगे हम देखेंगे कि 11 या 12 समथिंग सेशन होते हैं कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के। तो थर्ड सेशन के टाइम पे कुछ जो प्रिंसली स्टेट होते हैं वो स्टार्ट कर देते हैं ज्वाइन करना अपने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को, क्योंकि उनको पता चल जाता है कि कोई और ऑप्शन तो है नहीं। पहले तो उनको लगता है कि अच्छा, इलेक्टेड तो कौन ही रिप्रेजेंटेटिव रहेगा, भाई राजा का बेटा राजा बनेगा क्या इसमें, है ना। लेकिन बाद में जब देखा कि नहीं, ये सारे सीरियस प्रोसेस चल रहे हैं और आगे हमारा देश इसी दिशा में आगे बढ़ने वाला है, तो उन्होंने प्रिंसली स्टेट के मेंबर ने ग्रेजुअली अपने जिसको भी नॉमिनेट करना था उसको नॉमिनेट करके, या खुद अपने किसी रिलेटिव को नॉमिनेट करके आगे लोग इसमें ओके कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को ज्वाइन कर लिए। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज अ रिजल्ट ऑफ इनडायरेक्ट इलेक्शन। ओके,
क्वेश्चन ये आता है कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज द रिजल्ट ऑफ डायरेक्ट इलेक्शन, नो, इट इज रिजल्ट ऑफ इनडायरेक्ट रिलेशन, ओके, इट इज रिजल्ट ऑफ इनडायरेक्ट इलेक्शन। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली चूजन बाय इनडायरेक्ट रिलेक्शन, ओके। आगे देखते हैं, इलेक्शन वाज नॉट बेस्ड ऑन द अडल्ट फ्रेंचाइजी, इलेक्शन वाज नॉट बेस्ड ऑन अडल्ट फ्रेंचाइजी, ओके। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं हम कि अकॉर्डिंग टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 वोटिंग राइट वर लिमिटेड बेस्ड ऑन टैक्स, एजुकेशन एंड प्रॉपर्टी। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के द्वारा जो वोटिंग राइट होता है ना, वो लिमिटेड होता है और वो बेस किया जाता है किस पे, टैक्स, कौन कितना टैक्स पेयर है, कौन कितना एजुकेटेड है और किसकी कितनी प्रॉपर्टी है, ओके। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, वायसराय invited the elected representative for first meeting of Constituent Assembly on 9 दिसंबर 1946। तो पहली मीटिंग जो होती है हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की, वो कब होती है, 9 दिसंबर 1946 को होती है। मल्टीपल टाइम आया हुआ है एग्जामिनेशन में क्वेश्चन, आगे हम देखेंगे भी कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो है उसकी पहली मीटिंग कब होती है, 9 दिसंबर 1948 को होती है, ओके। तो पहली मीटिंग में जो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, उनको इनवाइट कौन करता है, तो उनको इनवाइट करते हैं हमारे वायसराय, जो उस टाइम के वायसराय थे वो इनवाइट करते हैं। 1946 में इंडिया का वायसराय कौन था, कमेंट करके कमेंट बॉक्स में आप लोग बताइए। दिस इज हम्बली रिक्वेस्ट फॉर यू, ओके। चलो आगे देखते हैं, 207 मेंबर पार्टिसिपेटेड इन द फर्स्ट मीटिंग। तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर तो इलेक्ट होके आए थे 296, बट फर्स्ट टाइम पहली मीटिंग में 207 लोगों ने ही पार्टिसिपेट किया था। तो इसके लिए ये पहली मीटिंग थी तो इंपॉर्टेंट हो जाती है ना। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, मीटिंग वाज प्रिसाइडेड ओवर बाय डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा एज टेम्परेरी प्रेसिडेंट। तो जो हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की पहली मीटिंग होती है उसमें डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा क्या होते हैं, टेम्परेरी प्रेसिडेंट होते हैं। क्या होते हैं, टेम्परेरी प्रेसिडेंट, ओके। फिर लेटर बाद में क्या होता है, ऑन 11 दिसंबर 1946 राजेंद्र प्रसाद was unanimously elected as the president of constituent assembly, okay। उसके बाद अपना 11 दिसंबर 1946 को अपने राजेंद्र प्रसाद सर चुन लिए जाते हैं, क्या, प्रेसिडेंट के, कहाँ के, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के, कहाँ के, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के। टेम्परेरी प्रेसिडेंट कौन रहता है, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, ओके। चलो, टेम्परेरी प्रेसिडेंट जो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा रहते हैं वो प्रिसाइड करते हैं कौन सी मीटिंग, इंडियन नेशनल कांग्रेस की, सॉरी कौन सी मीटिंग अपने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की, तो वो करते हैं फर्स्ट मीटिंग को प्रिसाइड टेम्परेरी रूप से। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, इट टूक 2 year 11 month and 18 day, ओके। तो 18 डे एंड इसमें एक चीज और बताई गई है कि अकॉर्डिंग टू द लोकसभा एंड राज्यसभा वेबसाइट 2 year 11 month and the 17 day, it seemed that it had not included a day of adoption of the constitution by the constituent assembly। चलो ये डिटेल तो आपको दे दी गई है, बट आपको टाइम याद रखना है, 2 साल 11 महीने 18 दिन, 2 साल 11 महीने 18 दिन किस चीज में लगे हैं, टू कंप्लीट द टास्क ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग। तो कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग में कितना टाइम लगा है, 2 साल 18 महीने 11 दिन। मल्टीपल टाइम आया है, मल्टीपल एग्जामिनेशन में ये क्वेश्चन आते हैं, तो इसको आप लोग बहुत ध्यान से याद रखिएगा। आगे चलते हैं, टोटल 11 सेशन 165 डे वर हेल्ड। टोटल कितने सेशन हुए थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के, कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में 11 सेशन हुए थे, और कितने दिन में, 165 दिन, 165 दिन के, है ना, कि 165 दिन के टोटल 11 सेशन हुए थे 2 साल 11 महीने 18 दिन के अंदर। आगे देखते हैं, ऑन 26 नवंबर 1949 that is the last day of 11th session of the constitution was adopted, okay। तो 26 नवंबर 1949 के दिन, जो कि 11th सेशन था इंडियन नेशनल कांग्रेस का, उस दिन कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट कर लिया। except these 11 session, the constituent assembly finally meet on 24 January 1950 for the signature of the member on the constitution, okay। तो ये जो 11 सेशन हो गए, इसके अलावा जो 24 जनवरी 1950 को हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की एक मीटिंग होती है, एक फाइनल मीटिंग होती है, क्या करने के लिए, कॉन्स्टिट्यूशन पे मेंबर के सिग्नेचर करवाने के लिए। जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर थे
उनका सिग्नेचर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन पे है। जो पहले मेंबर थे ना हमारे कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के, तो हमारा जो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें सबके सिग्नेचर बने हुए हैं कि भाई कॉन्स्टिट्यूशन बना तो हम सारे इतने लोग अपने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में थे और हम लोग वहां पे मौजूद थे, और इस कॉन्स्टिट्यूशन में जितने भी प्रावधान है, जितने भी प्रोविजन है, हम उन सारे से सहमत हैं। ओके, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। बेनेगल नरसिंह राव, ओके, बेनेगल नरसिंह राव, BN Rao, अपॉइंटेड एज द कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर टू द असेंबली। ओके, तो ये देखिए बेनेगल राव, बेनेगल नरसिंह राव, ओके, ये क्या थे? ये एडवाइजर थे, एडवाइजर थे, कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर थे, किसके? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के, किसके? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के। ओके, क्या नाम था? बेनेगल नरसिंह राय। क्या नाम था? बेनेगल नरसिंह राय। आगे देखते हैं। On 26 November 1949, the people of India adopted, enacted and gave themselves the Constitution of India. तो 26 जनवरी 1949 के दिन जो भारत के लोग हैं उन्होंने अडॉप्ट किया, इनेक्ट किया और अपने आप को कॉन्स्टिट्यूशन को गिफ्ट किया। ओके, चलिए, मतलब इसका ये स्टेटमेंट का मतलब ये है ना कि ये जो लोग थे, ये तो देखो जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में मेंबर थे वो रिप्रेजेंटेटिव थे। रिप्रेजेंटेटिव किसके थे? पब्लिक के थे, है ना। तो उन लोगों ने ही कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था। तो इससे क्या पता चलता है कि लोगों ने ही, भारत के लोगों ने ही कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था, क्योंकि भाई हम चुन के भेजे थे लोगों को कि भाई तुम जाओ वहां अच्छे से कॉन्स्टिट्यूशन वगैरह बनाना, तो वो बनाया, तो वो हमारा ही कॉन्स्टिट्यूशन हो गया। तो इस स्टेटमेंट से ये पता चलता है कि जो भारत का कॉन्स्टिट्यूशन है वो हमारे ऊपर थोपा नहीं गया है, हमने उसको एक्सेप्ट किया है। क्या किया है? एक्सेप्ट किया है, अडॉप्ट किया है, ओके, इनेक्ट किया है। चलिए आगे देखते हैं। Some provision of the Constitution come into force on 26 November 1949 itself, but the complete come into force in the 26 January 1915. Okay, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत याद रखना है कि सम प्रोविजन, कुछ प्रोविजन जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के थे वो आ जाते हैं क्या फोर्स में, कब? 26 नवंबर 1949 को ही, बट कंप्लीट पूरी तरीके से जो हमारा संविधान है वो 26 जनवरी 1950 को आता है हमारे क्या हमारे देश में इन्फोर्स होता है 26 जनवरी 1950 को। क्वेश्चन आ जाएगा कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का पूरी तरीके से कंप्लीटली कब इन्फोर्स हुआ था? तो टाइम होगा इसका 26 जनवरी 1950। एंड क्वेश्चन अगर आ जाए कि अपना जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके कुछ प्रोविजन या उसके पहले कुछ प्रोविजन का या पहली बार कब इन्फोर्स हुआ था, तो 26 नवंबर 1949 के दिन। एंड कंप्लीटली कब इन्फोर्स हुआ था? तो 26 जनवरी 1950 के दिन। आगे देखते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट, नंबर ऑफ द विमेन इन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज 15। ओके, तो कितनी मेंबर थी जो कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में थी? टोटल 15। मतलब आप टाइम देखिए, 1940 के टाइम पे एक्सेप्ट हुआ था एंड द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज फॉर्म्ड ऑन द स्कीम ऑफ द कैबिनेट मिशन प्लान। एंड देन मतलब ऑन दोस टाइम, उस टाइम पे भी क्या होता था कि 15 मेंबर हमारे पूरे भारत से, 15 फीमेल मेंबर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में पार्टिसिपेट कर रही थी। ओके, तो इनका नाम हम देख लेते हैं, एक बार याद रखना जरूरी है। आप लोग ऐसे अगर 3-4 बार देख लेंगे, पढ़ लेंगे तो ऑटोमेटिक याद हो जाएगी। कुछ नाम तो जाने पहचाने ही है। पहला, विजय लक्ष्मी पंडित, नेहरू जी से इनका कुछ था संबंध, मुझे लगता है कि बहन वगैरह समथिंग ऐसी थी। नेक्स्ट है सेकेंड, राजकुमारी अमृत कौर, किसी किसी मूवी में इनका जिक्र है, तो आप लोग को पता होगा। थोड़ा सा मूवी वगैरह भी देखा करिए, तो उसको थोड़ा ध्यान से देखा करिए अगर कुछ हिस्टोरिकल हो तो, क्योंकि सारी चीजें गलत नहीं होती हैं, कुछ कुछ नाम वाम तो ठीक ठाक दे देते हैं अपने क्या जो भी लोग बनाते हैं। नेक्स्ट है सरोजिनी नायडू, हम सब जानते हैं उत्तर प्रदेश से रिलेटेड है सरोजिनी नायडू। देन सुचिता कृपलानी, नाम हमें पता है, सुचिता कृपलानी। देन पूर्णिया बनर्जी। देन लीना रॉय, हुज लीना रॉय। देन दुर्गा बाई। ओके, हंसा मेहता, कमला चौधरी, रेणुका राय, मालती चौधरी, है ना। उसके बाद दक्षियानी वेलियुधन, ओके, बेगम अजीज रसूल, ओके, एनी क्या नाम है, मास्कारेन एंड द ये क्या नाम है इनका, अम्मू स्वामी नाथन। ओके, तो अम्मू स्वामीनाथन होगी, एनी
मास्कारेन हो गई, कौन हो गया, एनी मास्कारेन हो गई, बेगम अजीज रसूल हो गई, अजीज रसूल हो गई, एंड देन इनका नाम आप लोग याद रख सकते हैं, डी वेलायुद्धन, वेलायुद्धन, डी वेलायुद्धन करके नाम याद रख सकते हैं। मालती चौहान नाम याद रहेगा, रेणुका राय नाम याद रहेगा, एंड कमला चौधरी, कमला चौधरी, हंसा मेहता, हंसा मेहता, ओके। और देन द जी दुर्गाबाई एंड एक नॉवेल है ना दुर्गा भाभी पे, कौन सा नॉवेल है जो कि अपने फ्रीडम फाइट से, इंडियन के फ्रीडम फाइट से रिलेटेड है, ओके। आप लोग ये सब चीज को थोड़ा सा सर्च किया करिए, तब जाके कनेक्टिविटी बनी रहेगी, है ना। हंसा मेहता याद रखिएगा तारक मेहता के नाम से, ओके। नेक्स्ट चलते हैं लीना रॉय, लीना रॉय आप लोग नाम सुने होंगे, कुछ शायद फिल्म इंडस्ट्री के किसी एक्ट्रेस वगैरह से रिलेटेड हो रहा है, ओल्ड टाइम की जो भी रही होंगी। आगे देखते हैं पूर्णिमा बनर्जी, पूर्णिमा बनर्जी, एंड ये तीनों नाम तो याद ही है हमें कि विजय लक्ष्मी पंडित हो गई अपनी, राजकुमारी अमृत कौर हो गई, सरोजिनी नायडू हो गई, सुचिता कृपलानी होगी, तो ये चार नाम तो हमें याद ही है। इनका अजीज रसूल का नाम याद रखिएगा क्योंकि एक थोड़ा सा अलग है, क्या मुस्लिम कम्युनिटी से रिलेटेड नाम है, तो हो सकता है क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बन सकता है इस पे। एंड चलिए आगे देखते हैं हम। इंटरिम गवर्नमेंट ऑफ द इंडिया वाज फॉर्म्ड ऑन 2 September 1946, however it does not included any member from the Muslim League, okay। तो जो इंडियन इंटरिम गवर्नमेंट थी इंडिया की, वो कब फॉर्म होती है, वो फॉर्म होती है 2 September 1946 को। कब होती है, 2 September 1946 को, जिसमें कि किसी भी मुस्लिम लीग के मेंबर ने पार्टिसिपेट नहीं किया था। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। ऑन 26 October 1946 5 member of the Muslim League were also included in कैबिनेट, ओके। फिर 26 अक्टूबर 1946 के दिन क्या होता है कि 5 जो मुस्लिम लीग के मेंबर होते हैं वो अपनी कैबिनेट को, वो अपनी एंटरिम कैबिनेट को ज्वाइन करते हैं, क्या करते हैं, ज्वाइन करते हैं। बट ओरिजिनली जब फॉर्म हुआ था अपना इंटरिम गवर्नमेंट, कब हुआ था, 2 September 1946 को, देन कोई भी मुस्लिम लीग का मेंबर इसमें पार्टिसिपेट नहीं था, क्योंकि आप टाइम पीरियड देखिए ना, 2 सितंबर 1946, हो सकता है पार्टीशन की चीजें क्लियर ना रही हो तब तक के लिए, है ना, और इंटरिम गवर्नमेंट बन रहा हो, तो लोगों को लग रहा हो कि भाई हम कहाँ के पार्ट है, यहाँ के हैं, वहाँ के हैं, ये कुछ तो कंफ्यूजन रहा होगा, जिसकी वजह से मुस्लिम लीग के मेंबर्स ने ऐसा डिसीजन लिया, ओके। फिर उनकी टेरिटरी इंडिया में आ गई होगी, तो भाई उनको लगा होगा तो हमारे पास तो और ऑप्शन भी क्या बचा है, अपनी क्या कम्युनिटी को, अपने लोगों को, अपने जो उनके सपोर्टर थे उनको रिप्रेजेंट तो करना ही है ना। चलिए आगे देखते हैं। पहले देख लेते हैं कि इंटरिम गवर्नमेंट 1946 का क्या पोर्टफोलियो था, ओके। तो जवाहरलाल नेहरू साहब क्या थे, अपने वाइस प्रेसिडेंट ऑफ द काउंसिल एक्सटर्नल अफेयर एंड द कॉमनवेल्थ रिलेशन, ओके। सरदार वल्लभ भाई पटेल साहब क्या थे, होम इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर, क्या थे, होम इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सर क्या थे, फूड एंड एग्रीकल्चर, क्या थे, फूड एंड एग्रीकल्चर। और ये हमारे बन गए पहले, कौन बन गए, पहले कौन से पोस्ट पे ये थे, हमारे देश के सबसे टॉपेस्ट पोस्ट, जिसको सबसे रिस्पेक्टेड पोस्ट बोली जाती है, उस पे ये थे, कमेंट करके कमेंट बॉक्स में बताइए, राजेंद्र प्रसाद। देन डॉक्टर जॉन मथाई, इंडस्ट्री एंड सप्लाई। एंड देन जगजीवन राम वाज द मिनिस्टर ऑफ लेबर। सरदार बलदेव सिंह, मिनिस्टर ऑफ डिफेंस, सरदार बलदेव सिंह। देखिए क्वेश्चन आते हैं यहाँ से, तो इसको याद रखिएगा, ये सरदार बलदेव सिंह का नाम तो याद रखिएगा, ये डिफेंस मिनिस्टर थे उस टाइम के। देन सी एच भाभा, ओके। तो क्या हो गया, ये कौन थे, वर्क माइन एंड पावर मिनिस्टर। लियाकत अली खान साहब क्या थे, फिनांस मिनिस्टर थे, क्या थे, फिनांस मिनिस्टर बने थे, ओके। पोर्ट एंड एयर मिनिस्टर, रेलवे मिनिस्टर अपने असफ अली थे, असफ अली साहब क्या थे, रेलवे एंड ट्रांसपोर्ट के मिनिस्टर थे, वेरी इंपॉर्टेंट। और ये देखिए अब्दुल रब निस्तार पोर्ट्स एंड एयर मिनिस्टर थे। सी राजगोपालाचारी सर क्या थे, एजुकेशन एंड आर्ट मिनिस्टर थे, क्या थे, एजुकेशन एंड आर्ट मिनिस्टर। एंड आई चुंदरीगर क्या थे, कॉमर्स मिनिस्टर थे। एंड गजनफार अली खान क्या थे, हेल्थ मिनिस्टर थे। एंड जोगेंद्र नाथ मंडल क्या थे, लॉ मिनिस्टर थे। ये सब किसमें थे, इंटरिम गवर्नमेंट में, किसमें, इंटरिम गवर्नमेंट में, जो हमारी पहली कैबिनेट बनी थी उसमें नहीं, है ना।
तो चलिए आगे देखते हैं, आगे का डिटेल भी देखेंगे। तो देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है वो इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आप लोगों को बता देती हूँ। इंपॉर्टेंट इसमें से जो आप लोगों को याद रखना है, सॉरी एक मिनट, इंपॉर्टेंट आप लोगों को जो इसमें से याद रखना है वो हमारा हो गए जवाहरलाल नेहरू सर, उसके बाद हमारे हो गए सरदार वल्लभ भाई पटेल सर, देन अपने राजेंद्र प्रसाद सर, देन जॉन मथाई सर, देन जगजीवन राम का नाम कभी कभी आ जाता है एग्जामिनेशन में, देन सरदार वल्लभ भाई सॉरी क्या नाम है इनका, सरदार बलदेव सिंह जी, एंड देन लियाकत अली खान साहब, एंड देन अपने असफ अली साहब, कौन, असफ अली साहब। सी राजगोपालाचारी को कौन सी मिनिस्ट्री मिली थी ये भी इंपॉर्टेंट है, एंड अपने हेल्थ मिनिस्टर एंड लॉ मिनिस्टर। फिलहाल के सिनेरियो में इनका इंपॉर्टेंस बढ़ जाता है, पहले तो नहीं आता था, तो आप लोग ये नाम याद रखिएगा। ओके चलिए आगे चलते हैं, आगे का देखते हैं कुछ पॉइंट जहां जहां पे मैंने मार्क किया है वहां वो नाम आप लोग एक दो बार ध्यान से देख लीजिएगा। आगे देखते हैं इंपॉर्टेंट कमिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने बहुत सारी कमिटी भी फॉर्म की थी, तो चलिए उसके बारे में डिटेल देखते हैं। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली अपॉइंटेड वेरियस कमिटी टू डील विथ द डिफरेंट काइंड ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग। ओके तो चलिए कमिटी कौन कौन सी थी और उससे कौन से चेयरमैन रिलेटेड थे वो देख लेते हैं हम। वेरी इंपॉर्टेंट आता है एग्जामिनेशन में, अभी आप लोगों को थोड़ी देर में जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ना तो हमें पता चलेगा कि ये सब किस तरीके से यहाँ से क्वेश्चन फॉर्म होते हैं। यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमिटी, यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमिटी के चेयरमैन कौन थे, डॉक्टर जवाहरलाल नेहरू। कौन थे, डॉक्टर जवाहरलाल नेहरू। कमिटी ऑन रूल्स टू प्रोसीजर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कमिटी ऑन रूल्स ऑफ प्रोसीजर कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ओके वेरी इंपॉर्टेंट है। ड्राफ्टिंग कमिटी डॉक्टर वी आर अम्बेडकर, डॉक्टर वी आर अम्बेडकर। ये कौन है, स्ट्रिंग कमिटी के चेयरमैन कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ओके एडवाइजरी कमिटी फॉर फंडामेंटल राइट एंड माइनॉरिटी एंड ट्राइब एंड क्या है एक्सक्लूड रीजन के कौन थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल। कौन थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल। ओके उसके बाद इसकी जो अपनी ये फंडामेंटल क्या थी अपनी, ये क्या नाम है इसका, फंडामेंटल राइट एंड माइनॉरिटी और ट्राइब की जो कमिटी थी वो उसकी दो सब कमिटी भी थी। तो उसमें क्या होता है, फंडामेंटल राइट सब कमिटी, इसके चेयरमैन जेबी कृपलानी थे, एंड देन माइनॉरिटी सब कमिटी इसके चेयरमैन एच.सी. मुखर्जी थे। कौन थे, एच.सी. मुखर्जी। आगे देखते हैं यूनियन पावर कमिटी, यूनियन पावर कमिटी के हेड कौन थे, चेयरमैन कौन थे, डॉक्टर सॉरी पंडित जवाहरलाल नेहरू सर। देन प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूएंट कमिटी के चेयरमैन कौन थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल। कौन थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल। चलिए आगे देखते हैं। ड्राफ्टिंग कमिटी वाज कंप्राइज्ड ऑफ 7 मेंबर इंक्लूडिंग द चेयरमैन ऑफ भीमराव अंबेडकर, अदर 6 मेंबर आर। ओके तो देखिए जो ड्राफ्टिंग कमिटी थी ना वो कितने मेंबर से मिलके बनी थी, 7 मेंबर से। कितने मेंबर से, कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि ड्राफ्टिंग कमिटी में कौन से मेंबर, कितने मेंबर थे, कितने नंबर ऑफ मेंबर थे, तो 7 नंबर ऑफ मेंबर थे, 6 मेंबर थे, एंड देन वन चेयरमैन नेम्ड डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। कौन, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। और जो इसके 6 मेंबर थे उनको हम देखते हैं। अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर। कौन, अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर। एन गोपाला स्वामी, के एम मुंशी, ओनली वन मेंबर ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस, ओनली वन मेंबर ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस रिलेटेड विद द ड्राफ्टिंग कमिटी वाज द एम एन मुंशी। कई बार क्वेश्चन आ जाता है यहां से ही। आगे देखते हैं। मोहम्मद सऊदल्लाह। ओके आगे देखिएगा। बी एल मित्तल एंड डीपी कैतन। ओके लेटर कुछ लोग रिप्लेस कर दिए गए, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, आप लोग एक बार देख लीजिएगा। चलिए करा ही देती हूँ। लेटर ऑन बी एल मित्तल वॉज रिप्लेस्ड बाई एम माधव राव। बी एल मित्तल किससे रिप्लेस किए जाते हैं, एम एन माधव राव से। एंड टी कृष्णामाचारी वॉज इंक्लूडेड इन द कमिटी ऑन द डिसमिस ऑफ द डीपी केतन को। तो बेसिकली इन लोग का डिसमिस हुआ था ना कि आफ्टर इन लोग के डेथ के। ओके तो ऐसा कोई रीजन नहीं था कि क्यों किया गया, मुझे जहां तक लगता है, या तो कि कैपेबल ना रहे हो, कुछ इलनेस वगैरह की वजह रही हो, नहीं तो ऐसा कोई मतलब ऐसा कोई ठोस वजह नहीं था कि कुछ ऐसे लोग रिप्लेस कर दिए हो। देखो ड्राफ्टिंग कमेटी में बेशक कि इतने मेंबर थे लेकिन मेजर काम जो किया है वो भीमराव अंबेडकर सर ने ही किया है। ओके मेंबर थे, इन लोग ने रिप्लेस होते थे, आते थे, जाते थे, रहते थे, कभी आते थे मीटिंग में, नहीं आते थे, बट डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने बहुत मेहनत की है अपने कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने में और उसको अदर कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन को एनालाइज करने में और फिर उसको इंडिया के अकॉर्डिंग अडॉप्ट करने में
अपने BR अम्बेडकर साहब ने बहुत मेहनत करी है। चलिए आगे देखते हैं। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली अपॉइंटेड अ एडहॉक कमिटी ऑन द नेशनल फ्लैग ऑन 23 जनवरी जून 1947। तो नेशनल फ्लैग पे एडहॉक कमिटी को 23 जून 1947 को कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली द्वारा अपॉइंट किया गया था। इट्स मेंबर वर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, चेयरमैन थे किस कौन से कमिटी के? एडहॉक कमिटी ऑन नेशनल फ्लैग। कब अपॉइंट किया था? 23 जून 1946 को। कब? 1947 को। कब? 1947 को। इसके चेयरमैन थे अपने राजेंद्र प्रसाद सर एंड द अब्दुल खान आजाद, अबुल कलाम आजाद, sorry, Abul Kalam Azad was the member and the Sarojini Naidu also was the member, C. Rajagopalachari was the member, K.M. Munshi was the member and the B.R. Ambedkar was the member. Okay, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर उसके मेंबर थे। तो देखो इंपॉर्टेंट है, तभी यहाँ पे क्या सारे इंपॉर्टेंट नेम दिए हुए हैं कि नेशनल फ्लैग की जो एडहॉक कमिटी थी उसके मेंबर, एडहॉक कमिटी बहुत सारी बनी थी, ऐसा नहीं है कि सिर्फ नेशनल फ्लैग कमिटी ही बनी थी एडहॉक, बहुत सारी एडहॉक कमिटी बनी थी, बट ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें इंपॉर्टेंट मेंबर रिलेटेड हैं इस कमिटी से। ओके, तो इसको अपॉइंट किया गया था 23 जून 1947 को। कब अपॉइंट किया गया था? 23 जून 1947 को। और इसके चेयरमैन थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद एंड इसके मेंबर थे अबुल कलाम आजाद, सरोजिनी नायडू, भीमराव अंबेडकर, के.एम. मुंशी एंड सी. राजगोपालाचारी। तो क्वेश्चन आ जाएगा कि क्या जो इंडियन नेशनल फ्लैग कमिटी था उसमें डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पार्टिसिपेट कर रहे थे? तो आंसर हो जाएगा हाँ। सरोजिनी नायडू थी, हाँ। के.एम. मुंशी थे, हाँ। सी. राजगोपालाचारी थे, हाँ। अबुल कलाम आजाद थे, हाँ। ओके, चेयरमैन कौन था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। चलिए आगे देखते हैं। सोर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, सोर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन का सोर्स क्या है ना? अब हमने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की सारी डिटेल देख ली कि कैसे फॉर्म हुआ, क्या हुआ, नहीं हुआ। हाँ, अब कॉन्स्टिट्यूशन का जो सोर्स है, जो कॉन्स्टिट्यूशन के मल्टीपल प्रोविजन है, वो कहाँ से लिए गए हैं, इसके बारे में हम एक बार देख लेते हैं। तो चलिए देखते हैं। A major portion of the Indian Constitution was borrowed from Government of India Act 1935, Blueprint of Indian Constitution। तो पहले पॉइंट को ही समझते हैं कि मेजर पोर्शन जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का है, जो मेजर पोर्शन है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, वो कहाँ से लिया गया है, कहाँ से बोरो किया गया है? अपने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 को, 5 से। ओके, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 को क्या बोला जाता है? ब्लू प्रिंट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन का ब्लू प्रिंट बोला जाता है। क्या बोला जाता है? ब्लू प्रिंट बोला जाता है। ओके, चलिए आगे देखते हैं। रूल ऑफ लॉ कि देखिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से क्या क्या लिया गया है। ओके, सॉरी, नहीं, इसका ये कुछ अलग है। ये बताया गया है कि ब्रिटिश पार्लियामेंट से कौन कौन से लिया गया है। तो मेजर पोर्शन ऑफ द लिया गया है, मेजर पोर्शन अपने कॉन्स्टिट्यूशन का कहाँ से बोरो किया गया है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से। नेक्स्ट क्या है? रूल ऑफ लॉ, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, कैबिनेट सिस्टम, सिंगल सिटीजनशिप, बाईकैमरल लेजिस्लेचर, लॉ मेकिंग प्रोसीजर, पार्लियामेंट्री प्रिविलेज, ओके, प्रीरोगेटिव रिट आर प्रोविजन बोरोड फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ब्रिटेन। कहाँ से? ब्रिटेन से। ब्रिटेन से कौन कौन से जो अपने प्रोविजन है कॉन्स्टिट्यूशन के वो लिए गए हैं? ब्रिटेन से कौन कौन से प्रोविजन अपने कॉन्स्टिट्यूशन के लिए गए हैं? तो रूल ऑफ लॉ, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, कैबिनेट सिस्टम, सिंगल सिटीजनशिप, बाईकैमरल लेजिस्लेचर, लॉ मेकिंग प्रोसेस, पार्लियामेंट्री प्रिविलेज, प्रीरोगेटिव रिट, ये सब कहाँ से लिए गए हैं? ये प्रोविजन अपने ब्रिटेन के कॉन्स्टिट्यूशन से बोरो किए गए हैं। देन देखिए प्रीएम्बल, वेरी इंपॉर्टेंट। जुडिशियल रिव्यू, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी। देखो इसमें देखो प्रीएम्बल हो गया ना अपना, फिर जुडिशियल, यहाँ पे इंडिपेंडेंट की बात की जा रही है। कैसे बात की जा रही है? इंडिपेंडेंट की। तो ये जरूर यूएसए से लिया गया होगा। प्रीएम्बल, जुडिशियल रिव्यू, इंडिपेंडेंट ऑफ जुडिशरी, फंडामेंटल राइट, पोस्ट ऑफ वाइस प्रेसिडेंट, procedure of impeachment of the president and the removal of the Supreme Court and the High Court judges, provision taken from the Constitution of USA। okay, USA की कॉन्स्टिट्यूशन से क्या लिया गया है? प्रीएम्बल लिया गया है अपना, जुडिशियल रिव्यू लिया गया है, इंडिपेंडेंट ऑफ जुडिशरी ली गई है, फंडामेंटल राइट लिए गए हैं। मतलब इसमें क्या होता है ना कि हर चीज के, हर किसी के इंडिपेंडेंट को ध्यान में रखा गया है और उसके बाद कुछ पावर, कुछ जो ऐसे पावर हैं उनको ओवररूल भी करने का प्रोसेस किया गया है। अब जैसे इसमें क्या दिया गया है कि
प्रियम्बल हाई है उसमें क्या फिर फंडामेंटल राइट के दे दिया गया कि भाई पब्लिक को फंडामेंटल राइट भी तो दो, खाली नियम ही क्यों बता दिए, है ना। देन पोस्ट ऑफ वाइस प्रेसिडेंट का ले लिए कि प्रेसिडेंट तो एक रहेगा, एक वाइस प्रेसिडेंट भी रहेगा। देन प्रोसीजर ऑफ इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट, कि प्रेसिडेंट का इम्पीचमेंट भी हो सकता है, प्रेसिडेंट को हटाया भी जा सकता है, महाभियोग भी हो सकता है प्रेसिडेंट का। ऐसा नहीं है कि अब प्रेसिडेंट सुप्रीम हो गया तो उस पर कोई कुछ कार्रवाई ही नहीं होगा, ऐसे सबसे करप्ट आदमी प्रेसिडेंट ही बन जाए, है ना। तो यहाँ पे प्रेसिडेंट को भी ओवर रूल करा गया। देन क्या होगा, रिमूवल ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड द हाई कोर्ट जजेस। अब इसमें क्या, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजों को बहुत ज़्यादा प्रेफरेंस दे दी गई थी अपने कॉन्स्टिट्यूशन में कि भाई ये एक सेपरेट बॉडी है, अपना लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव से इसका सेपरेशन है, एंड देन दे आर द मोस्ट पावरफुल पोस्ट ऑफ द अपना इंडियन नेशनल कॉन्स्टिट्यूशन। तो इनको भी, तो फिर क्या, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जज को ये रिमूवल की भी बात कर दी गई कि भाई तुम्हारा पोस्ट तो बहुत हाई है, लेकिन अगर कुछ करप्शन किए या कुछ कॉन्स्टिट्यूशन या कुछ ऐसा काम किए तो तुम्हारा रिमूवल भी हो सकता है। ये सब प्रोविजन कहाँ से लिया गया है, यूएसए से लिया गया है। ओके, तो बेसिकली यूएसए से जो प्रोविजन है ना, उसको अगर आप डिटेल में देखेंगे तो उसमें आपको ये समझ में आएगा कि इसमें पावर को बैलेंस किया जाता है। क्या किया जाता है, पावर को बैलेंस किया जाता है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, मेथड ऑफ इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, क्योंकि हमारे प्रेसिडेंट के इलेक्शन का मेथड हमारे लोकसभा के इलेक्शन के मेथड से बहुत अलग होता है, हमें पता है। नहीं पता है तो पढ़ लेंगे अपने इंडियन नेशनल पॉलिटी में। पहले हम यहाँ देखते हैं नॉमिनेशन ऑफ मेंबर ऑफ द काउंसिल ऑफ स्टेट, राज्यसभा आर प्रोविजन इंस्पायर्ड फ्रॉम कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ आयरलैंड। तो आयरलैंड से क्या क्या, आयरलैंड से जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो डीपीएसपी है, सबसे इंपॉर्टेंट है डीपीएसपी। एंड मेथड ऑफ प्रेसिडेंट इलेक्शन भी कहाँ से लिया गया है, अपना लिया गया है आयरलैंड के कॉन्स्टिट्यूशन से। एंड देन नॉमिनेशन ऑफ मेंबर ऑफ काउंसिल ऑफ स्टेट, मतलब राज्यसभा के मेंबर में जो राज्यसभा में जो नॉमिनेटेड मेंबर होते हैं ना, वहाँ वो प्रोविजन भी लिया गया है अपने आयरलैंड से। देन देखते हैं फेडरेशन विथ द स्ट्रॉन्ग सेंटर, फेडरेशन विथ द स्ट्रॉन्ग सेंटर, एडवाइजरी ज्यूरिडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट। ओके, रेसिड्यूरी पावर टू बी वेस्टेड इन द सेंटर एंड द अपॉइंटेड ऑफ द गवर्नर बाय द सेंटर आर प्रोविजन बोरोड फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ कनाडा। तो कनाडा से देखो, कनाडा से किस तरीके का प्रोविजन लिया गया है कि फेडरेशन विथ अ स्ट्रॉन्ग सेंटर। कनाडा से जो भी प्रोविजन लिया गया है ना, उसमें सेंटर को स्ट्रॉन्ग किया गया है। सारे प्रोविजन में आप देखना, सेंटर को स्ट्रॉन्ग करने का प्रोविजन अगर कहीं भी आए तो वो कनाडा से लिया गया है। जो पावर को बैलेंस करने का प्रोविजन अगर आपको दिखे कि नहीं ये करके तो पावर बैलेंस हो रही है, तो वो अपना यूएसए से लिया गया है। ओके, देखो अगर ऐसे हम चीज़ों को समझ के याद करते हैं ना, तो हमारे लिए चीज़ों को याद करना और फिर लॉन्ग टाइम तक उनको अपने रिमेंबर में रखना इजी हो जाता है। ओके, तो देखो फेडरेशन विथ स्ट्रॉन्ग सेंटर, कि फेडरेशन तो है या पावर ऑफ डिवाइड तो है, पावर डिवाइड तो है, बट स्ट्रॉन्ग सेंटर का प्रोविजन। ओके, देन एडवाइजरी जुरिडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट, एडवाइजरी जुरिडिक्शन है ना ऑफ सुप्रीम कोर्ट। उसके बाद क्या है, रेसिड्यूरी पावर ऑफ टू बी वेस्टेड इन द सेंटर, कि जो रेसिड्यूरी पावर है, जो कि कुछ ऐसे स्ट्रॉन्ग पावर है जो कि इमरजेंसी वगैरह प्रोविजन में लिए जा सकते हैं, वो किसमें है, वो सेंटर में है। वो मतलब मेन पावर देखो सेंटर बेशक कि अपना स्टेट है, ये है, वो है, जिला पंचायत है, म्यूनसिपालिटीज है, सारी चीजें हैं, लेकिन जो मेन पावर है, जो रेसिड्यूरी पावर है, वो किसके हाथ में है, सेंटर के हाथ में। कुछ भी अगर ऐसा टाइम पीरियड आपने कंट्री में आया इंडिया में, तो सारी पावर ऑटोमेटिक अपने सेंटर के हाथ में चली जाएगी। ओके, देन अपॉइंटेड द गवर्नर बाय द सेंटर एंड आर प्रोविजन। ओके, तो गवर्नर देखो, गवर्नर का अपॉइंटमेंट क्यों होता है, गवर्नर अपॉइंट किया जाता है सेंटर के थ्रू अपॉइंट किया जाएगा। ये गवर्नर का अपॉइंटमेंट स्टेट में क्यों होता है कि सेंटर का कंट्रोल एक बना रहे, कि मतलब एक देखो चीफ मिनिस्टर इलेक्ट करके आ जाता है अपने स्टेट में, है ना, सीएम बन के आ गया। अब उसकी अपनी कैबिनेट है, उसके अपने मेंबर हैं, उसकी अपनी पार्टी है, कुछ विरोधी पार्टी है ना। अब जैसे इसको ऐसे समझो कि एक हमारे घर के हेड है, ठीक, और एक उनके बेटे हैं, ठीक, और फिर उनके 4-6 बच्चे हैं। अब वो आपस में खेल रहे हैं, कोई विरोधी है, जैसे एग्जांपल मैं आपको कोई कुछ है, किसी को ये खेलना पसंद है, किसी को वो करना पसंद है, किसी को, तो जो अपने घर के हेड थे ना, वो अपने बेटे को बैठा दिए विजिलेंस पे कि भाई तुम ये सारी चीजें देखो कि ये कुछ गलत ना करें, और अगर कुछ ऐसा करते हैं
जो कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के नियम के, जो हमारे नियम है, संविधान है, उससे अलग जा रहा है, तो तुम हमें तुरंत इन्फॉर्म करो, हम तुरंत प्रेसिडेंट रूल लगा देंगे, है ना। तो ये वाला प्रोविजन है इस यहाँ पे कि सेंटर का ही कंट्रोल हो गया ना। एट द एंड ऑफ द डे सेंटर का ही, स्टेट देखो चीफ मिनिस्टर और उसके मिनिस्टर, कैबिनेट मिनिस्टर, जो चीफ मिनिस्टर के कैबिनेट है उसके मिनिस्टर हो गए स्टेट में वगैरह, ये सब अपना पावर एंजॉय कर रहे हैं, बहुत अच्छे से सारी चीजें चल रही हैं, नहीं। लेकिन अगर आप एक सही पाथ पे नहीं जा रहे हो, अगर कॉन्स्टिट्यूशन के सारे प्रोविजन फॉलो नहीं हो रहे हैं, बहुत सारे रियोट्स हो रहे हैं, बहुत सारे क्या करप्शंस हो रहे हैं, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन नहीं किया जा रहा है, देन गवर्नर कैन एडवाइज द president to enforce the emergency provisions, okay, on that state. चलिए आगे चलते हैं। joint sitting of both house of parliament, legal joint sitting of both house of parliament, language of preamble, okay, freedom of trade, commerce, intercourse and idea of concurrent list borrowed from constitution of ऑस्ट्रेलिया। तो ऑस्ट्रेलिया से जो पावर लिया, जो प्रोविजंस बोरो किए गए हैं, उसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है कॉन्करेंट लिस्ट। क्या इंपॉर्टेंट है? कॉन्करेंट लिस्ट, ओके। एंड फ्रीडम ऑफ ट्रेड, कॉमर्स एंड इंटरकोर्सेज, ये सारे तो इंपॉर्टेंट है, बट कॉन्करेंट लिस्ट जो है अपनी, ये कहाँ से बोरो की गई है? ये ऑस्ट्रेलिया के कॉन्स्टिट्यूशन से बोरो की गई है। देन प्रोविजन रिलेटेड टू इमरजेंसी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इमरजेंसी एक्सेप्ट फिनेंशियल इमरजेंसी, है ना, कि जो इमरजेंसी से रिलेटेड प्रोविजन है बट फिनेंशियल इमरजेंसी नहीं, वो कहाँ से अडॉप्ट की गई है? जर्मनी से। कहाँ से? जर्मनी से। जर्मनी में भाई कहाँ से इमरजेंसी का प्रोविजन ही जर्मनी से लिया जाएगा, क्योंकि जर्मनी में तो हिटलर साहब थे, है ना, और उन्होंने इमरजेंसी लगा रखी थी सब जगह, तो ये प्रोविजन उनसे सब इंस्पायर होके ले लिया। बट फिनेंशियल इमरजेंसी का प्रोविजन नहीं लिया गया था वहां से, बाकी जो दोनों अपनी इमरजेंसीज है वो लिया गया था अपने जर्मनी से। देखो आगे चलते हैं। प्रोसीजर इस्टेब्लिश्ड बाय लॉ फ्रॉम जापान एंड प्रोसीजर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एंड इलेक्शन ऑफ द मेंबर ऑफ राज्यसभा आर बोरोड फ्रॉम साउथ अफ्रीका, ओके। तो प्रोसीजर इस्टेब्लिश्ड बाय लॉ, ये कहाँ से लिया गया है? जापान से लिया गया। जापान से सिर्फ एक प्रोसीजर लिया गया है जिसका नाम है प्रोसीजर इस्टेब्लिश्ड बाय लॉ, एंड देन प्रोसीजर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एंड द इलेक्शन ऑफ द मेंबर ऑफ द राज्यसभा। इलेक्शन ऑफ द मेंबर ऑफ द राज्यसभा, ये कहाँ से लिया गया है? साउथ अफ्रीका से लिया गया है। कहाँ से? साउथ अफ्रीका की। प्रोसीजर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, कि अपने कॉन्स्टिट्यूशन के अमेंडमेंट का क्या प्रोसेस होगा ये, और राज्यसभा के मेंबर का इलेक्शन कौन से प्रोसेस के थ्रू होगा, ये दोनों प्रोविजन कहाँ से लिया गया है? साउथ अफ्रीका से लिया गया है। और जापान से क्या लिया गया है? प्रोसीजर इस्टेब्लिश्ड बाय लॉ, ये कहाँ से लिया गया है? जापान से लिया गया है। देन आगे देखते हैं। फंडामेंटल ड्यूटी and the idea of justice, social, economy and political in the preamble are important from the USSR, okay। देखो fundamental duty, idea of judicial, social, economic, political, idea of justice कि social justice, economic justice and political justice in preamble, ये कहाँ से import किया गया है? ये import किया गया है USSR से। कहाँ से? USSR से। Republican system, principle of liberty, equality and fraternity in the preamble are borrowed from constitution of France, constitution of France। तो फ्रांस के कॉन्स्टिट्यूशन से क्या लिया गया है? रिपब्लिकन सिस्टम, प्रिंसिपल ऑफ लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी इन अपने प्रियम्बल में। ये कहाँ से लिया गया है प्रोसेस? ये प्रोविजन लिया गया है फ्रांस के कॉन्स्टिट्यूशन से, ओके। यूएसएसआर से क्या लिया गया है? फंडामेंटल ड्यूटी, कहाँ से? यूएसएसआर से। एंड देन आइडिया ऑफ जस्टिस, जस्टिस तीनों तरीके के, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल, कहाँ? अपने प्रियम्बल में। चलिए, तो हमने बहुत सारे पॉइंट को कवर कर लिया, बहुत अच्छी तरीके से, बहुत डिटेल में हमने पढ़ा है इसको। तो अब हम कोशिश करते हैं इसके क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो पहला क्वेश्चन आता है, आइडिया ऑफ प्रियम्बल हैज बीन बोरोड इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ, कि प्रियम्बल का जो आइडिया है वो कहाँ से बोरो किया गया है? जो प्रियम्बल का आइडिया है वो कहाँ से बोरो किया गया है? हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। यूपीपीसीएस प्री 2015 में क्वेश्चन आया है, ये बोरो किया गया है यूएसए से। हमने ऊपर पढ़ा, यूएसए से बोरो किया गया है, ओके। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, दूसरा। कॉन्सेप्ट ऑफ अ यूनियन ऑफ स्टेट इन इंडिया, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज बीन ड्राइव्ड फ्रॉम ब्रिटिश
नॉर्थ अमेरिकन एक्ट, ओके, ब्रिटिश नॉर्थ अमेरिकन एक्ट, अ कॉन्सेप्ट ऑफ यूनियन ऑफ स्टेट इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, कि हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो लाइन लिखी गई है इंडिया इंडिया एंड भारत, इंडिया दैट इज भारत इज द यूनियन ऑफ स्टेट, ये लाइन कहाँ से ली गई है, ये लाइन कहाँ से ली गई है, तो ये ली गई है ब्रिटिश नॉर्थ अमेरिकन एक्ट से, ओके। आगे देखते हैं, एक सेकेंड, हाँ आगे देखते हैं। थर्ड नंबर का क्वेश्चन है, इन इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम विच वन इज सुप्रीम, कि भारत के पॉलिटिकल सिस्टम में सुप्रीम क्या है, सुप्रीम क्या है। तो अगर देखो इंडियन पॉलिटी में कभी भी सुप्रीमेसी की बात आए और अगर वहां पे ऑप्शन हो कॉन्स्टिट्यूशन, तो 110% आंसर होगा कॉन्स्टिट्यूशन। अगर इंडियन पॉलिटी सिस्टम में कभी भी सुप्रीमेसी की बात आए तो कौन आएगा सुप्रीम पे, कॉन्स्टिट्यूशन। अगर कॉन्स्टिट्यूशन का ऑप्शन नहीं है, द पीपल ऑफ इंडिया है, तो ऑप्शन होगा पीपल ऑफ इंडिया, ओके। क्या ऑप्शन होगा, पीपल ऑफ इंडिया। एंड देन अगर क्वेश्चन ये आता है कि कॉन्स्टिट्यूशन कहाँ से पावर लेता है, कॉन्स्टिट्यूशन को कहाँ से पावर मिलती है, सुप्रीम कोर्ट से मिलती है, प्रेसिडेंट से मिलती है, पार्लियामेंट क्या अपने पीएम से मिलती है और भारत के लोगों से मिलती है। तो कॉन्स्टिट्यूशन को पावर कहाँ से मिलती है, भारत के लोगों से मिलती है, ओके। चलिए आगे देखते हैं। Concept of judicial review in India has been adopted from the constitution of, concept of judicial review, judicial review का concept कहाँ से लिया गया था, यूएसए से लिया गया था। कहाँ से लिया गया था, यूएसए से लिया गया था। देखिए हमने यहाँ पे बहुत डिटेल में सारे पॉइंट पढ़े है ना, तो यहाँ से फिर आपको क्वेश्चन करना कुछ इजी हो जाएगा। मैं आप लोगों को एक सजेशन दे रही हूँ कि ये वीडियो देखने से पहले मेरा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का चैप्टर पढ़ा हुआ है, बहुत डिटेल में, बहुत अच्छे से स्टडी करवा रखा है मैंने इंडियन पॉलिटी के लक्ष्मीकांत के बुक का, है ना। आप एक बार उसको पढ़िए पहले, या कि स्पीड फास्ट करके पढ़िए, बट एक बार उसको पढ़िए एंड देन आप इस पे आइए, ये घटना चक्र वाले पोर्शन पे आइए, फिर आप इसको पढ़िए, इसको पढ़िए, देन आप देखिए कि आपको क्वेश्चन को बनाना कितना इजी हो जाता है। और ये जो प्रोसेस है ना, ये प्री में बहुत बहुत ही ज्यादा काम आएगा, ओके, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट तरीके से, कि हमने एक बार पढ़ भी लिया, एक स्टडी हमने ले ली, ब्रीफ स्टडी, एंड देन हमने थोड़ा कुछ ऐसा शॉर्ट नोट्स और इम्पोर्टेंट में पढ़ लिया, एंड देन हम उसके कुछ क्वेश्चन कर लिए, तो 3 टाइम आपका रिवीजन हो गया। क्या हो गया, रिवीजन हो गया। तो आप कोई भी टॉपिक को रेडी करने से पहले ये प्रोसेस को जरूर करिएगा, कि अगर पॉसिबल हो जाए तो, ओके। चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 आ गया हमारा, कि स्कोप ऑफ जुडिशियल रिव्यू इज लिमिटेड इन इंडिया, ओके। देखो सबसे पहले तो ना, आप अगर कुछ भी ऐसा सॉल्व कर रहे हो क्वेश्चन, तो उस क्वेश्चन का टाइम पीरियड देखो कि टाइम पीरियड क्या है, कि रीसेंट है तो रीसेंट सिनेरियो से, रीसेंट कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन से इसको सॉल्व किया जाएगा। बट अगर ये क्वेश्चन अपना कुछ पुराना है और हो सकता है कि तब के प्रोविजन और आपके प्रोविजन में कुछ चेंज कर दिए गए हों, तो उसका आंसर कुछ और हो जाएगा, ओके। ऐसा नहीं है कि बस रट्टा मार लेना है और पूरा रट्टी डालना है सब ए से लेके जेड तक, वो नहीं काम करना, ओके। तो पूछा गया है कि इसमें कि जुडिशियल रिव्यू का जो इंडिया का स्कोप है वो क्या लिमिटेड है, ये एजर्शन दिया गया है क्या, और इसका एजर्शन दिया गया है, पूछा नहीं गया है, एजर्शन है कि भारत में जुडिशियल रिव्यू का जो स्कोप है वो लिमिटेड है। और रीजन क्या दिया गया है कि क्यों लिमिटेड है, देन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज सम बोरोड आइटम, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज सम बोरोड आइटम, इसलिए जो जुडिशियल रिव्यू का स्कोप है वो लिमिटेड है। बिल्कुल गलत बात है कि भाई ये कैसे हो, ये रीजन तो नहीं हो सकता। ये भी सही है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बहुत सारे प्रोविजन, बहुत सारे जो प्रोविजन है वो बोरोड हैं, ये सही है। और जुडिशियल रिव्यू का स्कोप भी क्या लिमिटेड है, ये भी सही है। बट ये इसका एक्सप्लेनेशन, ये इसका रीजन तो नहीं है, है ना। तो आंसर हो जाएगा अपना बी, बोथ आर करेक्ट बट आर इज नॉट द राइट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, ओके। देन चलते हैं, देखो आगे देखते हैं। फीचर ऑफ द फेडरल सिस्टम ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज इंस्पायर्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ कनाडा। जो फीचर अपना फेडरल सिस्टम का है, फेडरल सिस्टम ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ये कहाँ से लिया गया है, कहाँ से बोरो किया गया है, कनाडा से बोरो किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट, इंडियन फेडरलिज्म इज बेस्ड ऑन पैटर्न ऑफ विच कंट्री, अभी हमने ऊपर पढ़ा है कनाडा से, कहाँ से, कनाडा से। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक सेकेंड, 8 नंबर का क्वेश्चन है ये। ओके, 8 नंबर में देखते हैं, इंडियन पार्लियामेंट्री सिस्टम इज डिफर फ्रॉम ब्रिटिश पार्लियामेंट्री सिस्टम इन दैट इंडिया हैज, कि इंडियन पार्लियामेंट्री जो सिस्टम है वो ब्रिटिश पार्लियामेंट्री सिस्टम से किस तरीके से डिफर है, किस तरीके से अलग है। चलिए ऑप्शन देखते हैं, बोथ अ रियल एंड नॉमिनल, बोथ अ रियल एंड नॉमिनल एग्जीक्यूटिव, तो दोनों के पास रियल और नॉमिनल एग्जीक्यूटिव होते हैं, बिल्कुल सही बात है। देन अ सिस्टम ऑफ कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी, कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, बाई कैमरल लेजिस्लेचर होता है। अ सिस्टम ऑफ जुडिशियल रिव्यू, यहाँ ये हो गया ऑप्शन कि ब्रिटिश पार्लियामेंट में ना जुडिशियल रिव्यू का सिस्टम नहीं है, बट अपने इंडियन पार्लियामेंट में क्या है, जुडिशियल रिव्यू का सिस्टम है। तो यहाँ इस पॉइंट में जो इंडियन पार्लियामेंट है वो ब्रिटिश पार्लियामेंट्री सिस्टम से अलग होती है, बाकी तीनों प्रोविजन सेम सेम है। देन नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, सिस्टम ऑफ जुडिशियल रिव्यू एग्जिस्टेड इन इंडिया एंड यूएसए, इंडिया एंड यूएसए, तो जुडिशियल रिव्यू का प्रोविजन कहाँ से लिया गया है, अगर ये क्वेश्चन भी आ गया तो आंसर होगा यूएसए। हमने वैसे आगे पढ़ा भी है कि यूएसए से ही जुडिशियल रिव्यू का प्रोसेस प्रोविजन लिया गया है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक इज कॉमन बिटवीन द फेडरल सिस्टम ऑफ इंडिया एंड अमेरिका, है ना। तो कौन सा ऐसा कैरेक्टरिस्टिक है जो कॉमन है अपने फेडरल सिस्टम में और इंडियन फेडरल सिस्टम में, इंडिया और अमेरिका में, मतलब अमेरिका और इंडिया में ऐसा फेडरल सिस्टम कौन सा है जिसका कैरेक्टर सेम सेम है। कब का क्वेश्चन आया है, 1993 का क्वेश्चन आया है। चलिए देखते हैं, अ फेडरल सुप्रीम कोर्ट फॉर इंटरप्रिटेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, कि एक फेडरल सुप्रीम कोर्ट होगा, कि सुप्रीम कोर्ट को भी पावर दी गई है अपने कॉन्स्टिट्यूशन को क्या इंटरप्रिटेट करने की। ये प्रोविजन जो है वो कॉमन है फेडरल सिस्टम का इंडिया और अमेरिका में। देखो क्वेश्चन किस तरीके के आ रहे हैं ये भी आप लोग ध्यान में रखिएगा, ओके, कि सिर्फ रट्टा मारने से क्वेश्चन बनेगा ही नहीं। आगे देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, कौन सा स्टेटमेंट इसमें ट्रू है। तो देखो, फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इज इन यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, अमेरिका का जो गवर्नमेंट है वो फेडरल फॉर्म का है, हाँ फेडरल फॉर्म का है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज फेडरल एंड यूनिटरी बोथ, हाँ ये भी सही है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है अपनी वो फेडरल एंड यूनिटरी है, दोनों है। गवर्नमेंट ऑफ फ्रांस इज द फेडरल इन फेडरल फॉर्म। प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान इज अपॉइंटेड बाय द पीपल, हमें इसके इलेक्शन के बारे में पता नहीं है, ये 1992 का बारे में है कि पाकिस्तान का प्रेसिडेंट कैसे अपॉइंट होता है ना। तो इसमें जो आंसर बताया गया है वो आंसर हो गया अपना वन, फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इज इन यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। ओके, ये ट्रू प्रोविजन है। क्या है ट्रू प्रोविजन, इसमें पूछा गया है कि कौन सा इसमें ट्रू है। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज फेडरल और यूनिटरी बोथ, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फेडरल भी है एंड यूनिटरी भी है, तो ये प्रोविजन भी तो सही ही है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है वो यूनिटरी भी है। और देखते हैं आगे इसका कुछ होगा डिटेल। चलिए ये डिटेल देख लेते हैं एक बार, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाना चाहिए। गवर्नमेंट सिस्टम ऑफ अमेरिका इज फेडरल, बिल्कुल सही, हमें भी पता है। द यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका इज अ फेडरल रिपब्लिक consisting of 15 states. However, India is the union of 28 states and 8 union territory. Okay, तो इसमें बेसिकली यही बताया गया है कि जो अमेरिका है वो फेडरल सिस्टम ऑफ स्टेट है, क्योंकि यहाँ पे फेडरल रिपब्लिक है जो कि अपना अमेरिकन जो स्टेट है वो एक फेडरल रिपब्लिक है जो कि 50 स्टेट को कंसिस्ट करता है, जबकि इंडिया क्या है, एक यूनियन ऑफ स्टेट है जो 28 स्टेट और 8 यूटीज को कंसिस्ट करता है। देन आर्टिकल 1 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डिक्लेयर, आर्टिकल 1 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डिक्लेयर इट हैज द यूनियन ऑफ स्टेट। अब फेडरल गवर्नमेंट देखो, तो इस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज फेडरल एंड यूनिटरी बोथ। देखो
अपने कॉन्स्टिट्यूशन का जो प्रोविजन है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये समझने की बात है कि हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन का जो प्रोविजन है वो तो अपना वो उस प्रोविजन में तो फेडरलिज्म की बात की जाती है, लेकिन क्या इंडिया का जो गवर्नमेंट है, जो इंडिया का गवर्नमेंट है, जो इंडिया की यूनियन और टेरिटरी है, वो क्या फेडरल है? यहाँ पे क्वेश्चन कहने का मतलब ये है, तो वो तो फेडरल नहीं है कि अमेरिकन फेडरल एग्रीमेंट के थ्रू है, एंड द अपना ये जो फेडरलिज्म है, ये जो इंडिया का फेडरलिज्म है, वो किसी भी एग्रीमेंट के थ्रू ये लोग इंडियन के जो स्टेट है वो किसी भी एग्रीमेंट के थ्रू कंसिस्ट नहीं किए गए हैं, वो इंडिया के इंटीग्रल पार्ट हैं। ओके, तो बेसिकली यही बात यहाँ पे समझाने की कोशिश की गई है। ये वाले क्वेश्चन अगर आपको अभी थोड़े समझ में नहीं आ रहे हैं, अगर आप डायरेक्ट इस वीडियो पे आए हैं ना, तो आप एक बार जो हमने क्वेश्चन कर रखा है अपने चैप्टर इंडियन नेशनल पॉलिटी के लक्ष्मीकांत का चैप्टर 1 इंडियन यूनियन करके होगा, चैप्टर 1 करके, वो उसको जाके आप लोग एक बार वॉच करिए, तो आपको ये वाला जो कॉन्सेप्ट है ना वो बहुत ही क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा कि इसके क्या है बिहाइंड, रीजन इसका क्या है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, इसमें वही सारी बात बताइएगा कि फेडरल गवर्नमेंट इज वन in which there is a division of power between the central government and the state government by the constitution itself, and the both operate in their respective jurisdiction independently। तो ये इंडिया में तो है ही है कि फेडरल गवर्नमेंट का मतलब अगर ये होता है, एक फेडरल गवर्नमेंट का मतलब अगर ये होता है कि यहाँ पे पावर का डिवीजन किया जाता है बिटवीन सेंटर एंड स्टेट गवर्नमेंट, तो वो तो है इंडिया में बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, ये भी है इंडिया में itself and both operate in their रिस्पेक्टिव ज्यूरिडिक्शन इंडिपेंडेंटली, ये भी है इंडिया में, है ना। तो इंडिया क्या है, इंडिया का जो गवर्नमेंट, अगर फेडरल गवर्नमेंट की बात की जा रही है तो फेडरल गवर्नमेंट के तो जितने फीचर आपने बताए वो सारे फीचर यहाँ पे है ना, सारे फीचर यहाँ पे है। बट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज द फेडरल और यूनिटरी, अगर इस पॉइंट को सही नहीं बोला गया है तो फिर यहाँ पे एक सोचने वाली बात है कि देखो, क्योंकि यहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की बात हुई है, ना कि स्टेट ऑफ इंडिया की, है ना। तो थोड़ा सा मिसप्रिंट हुआ है जहां तक मैं समझ पा रही हूँ। चलिए हम किसी भी कॉन्फ्लिक्ट में नहीं पड़ते हुए अपने अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्योंकि हमारा मोटिव क्या है, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करना और एग्जाम को क्लियर करना, ना कि किसी डिबेट में पढ़ना और किसी भी अन्य तरीके के सिस्टम में पढ़ना है। सम कॉन्स्टिट्यूशन expert call the Indian constitution having unitary nature because it has time of emergency, it provision to a strong provided a strong center, but the reality is that Indian constitution is of federal nature having some unitary feature। तो देखिए बेसिकली लास्ट में क्या है, यहाँ पे क्लियर ही कर दिया ना कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, या इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ही गवर्नमेंट को पावर देता है, तो वो क्या है, फेडरल नेचर तो है बट हैविंग सम यूनिटरी फीचर। और यहाँ पे देखो दोनों बात कही गई है ना कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज फेडरल और यूनिटरी बोथ, तो हाँ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फेडरल भी है यूनिटरी भी है, बिल्कुल है। तो चलिए हम किसी भी डिबेट में नहीं चलते हैं, आगे क्वेश्चन अपना देखते हैं। और कंकरेंट लिस्ट इंक्लूडेड इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ऑस्ट्रेलिया हमने पढ़ा हुआ है, अभी जस्ट पढ़ के आए हैं थोड़ी देर पहले। ओके देखो ये क्वेश्चन पे ना थोड़ा सा है, वो क्या बोल सकते हैं इसको, थोड़ा सा मुझे क्वेश्चन है, तो आप लोग एक बार इसको आप लोग एक बार इग्नोर ही करिएगा, ये ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि कन्फ्यूजन में रह के ना फिर दिमाग क्या सही तरीके से क्वेश्चन को कर नहीं पाता है। तो इसको एक बार छोड़ते हैं, क्योंकि ये दोनों स्टेटमेंट ही सही है, बट अगर इसमें आपने एक स्टेटमेंट को ट्रू माना है तो फिर तो ये थोड़ा सा सोचने वाली बात है, और एक्सप्लेनेशन भी कुछ बहुत ऐसा डिटेल में दिया नहीं गया है कि क्यों इसी को माना गया, क्योंकि स्टेटमेंट तो दोनों सही है ना। तो आप लोग इस क्वेश्चन को स्किप करिएगा, आगे क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। चलिए कॉन्करेंट लिस्ट कहाँ से इंक्लूड किया गया है, अपने ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। आगे चलते हैं, आइडिया ऑफ कॉन्करेंट लिस्ट इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज बीन बोरोड फ्रॉम, देखिए इतनी बार क्वेश्चन आया है, आंख बंद करके हमें लिखना है ऑस्ट्रेलिया, कहाँ ऑस्ट्रेलिया से, क्या मैंने बोला ना कि ऑस्ट्रेलिया से जो सबसे इम्पोर्टेंट जो प्रोविजन लिया गया है वो कॉन्करेंट लिस्ट का ही लिया गया है, बाकी तो एक आग प्रोविजन और था, कुछ फेडरल ट्रेड वगैरह का प्रोविजन था, बट सबसे इम्पोर्टेंट क्या था, कॉन्करेंट लिस्ट। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, फॉर्मर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया borrowed the concept of concurrent list, described in the 7th schedule from the constitution of ऑस्ट्रेलिया। देखो क्वेश्चन चाहे जहां से घुमा के पूछे भाई, क्वेश्चन चाहे जहां से घुमा के पूछे,
करना अपने को यही है, याद रखना है कॉन्करेंट लिस्ट ऑस्ट्रेलिया। इतना बार क्वेश्चन आ जाएगा कि आपको वैसे भी याद ही हो जाएगा, है ना। वाह, पहले ही। चलिए आगे का नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फिर वही क्वेश्चन, कॉन्सेप्ट ऑफ कॉन्करेंट लिस्ट कहाँ से बोरो किया गया है? ऑस्ट्रेलिया से बोरो किया गया है। ओके, क्या हो रहा है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कॉन्सेप्ट ऑफ डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, है ना। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, डीपीएसपी कहाँ से लिया गया है? वेरी इंपॉर्टेंट, आयरलैंड से। हमेशा याद रखिएगा, आयरलैंड से जो सबसे इंपॉर्टेंट प्रोविजन लिया गया है वो डीपीएसपी लिया गया है। हालांकि यहाँ से जो प्रेसिडेंट के लिए भी प्रोविजन लिया गया है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बट डीपीएसपी ना बार बार मल्टीपल टाइम क्वेश्चन में आता है, तो ये प्रोविजन आप लोग याद रखिएगा। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज टेकन द certain feature of the constitution of other country. Which country has contributed to forming the directive principle of state policy? तो आयरलैंड, हमने अभी सॉल्व किया है। Then in a giving representation of talent, experience and services in the constitution of council of state, constitution maker of India were influenced by example of आयरिश रिपब्लिक। ओके, बेसिकली ये आयरलैंड का ही नाम है, आयरिश रिपब्लिक। बट यहाँ पे देखिए, इन गिवन रिप्रेजेंटेशन ऑफ टैलेंट, एक्सपीरियंस एंड सर्विस in the composition of council of state, okay, and constitution maker of India were influenced by the example of Irish Republic। okay, चलो नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं हम। नेक्स्ट पॉइंट जो हमारा है वो देखते हैं। इसमें मैच कराना है लिस्ट को कि कौन सा प्रोविजन कहाँ से बोरोड किया गया है। फीचर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एंड बोरो कहाँ से किया गया है वो प्रोविजन। ओके, तो चलिए ये प्रोविजन देखते हैं। फंडामेंटल राइट कहाँ से बोरो किया गया है? फंडामेंटल राइट को कहाँ से बोरो किया गया है? तो हमें पता है फंडामेंटल राइट है तो यूनाइटेड स्टेट से ही बोरो किया गया होगा। कहाँ से बोरो किया गया है? यूनाइटेड स्टेट से। ओके, पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट हमने बहुत बार पढ़ा है कि ये अपना ब्रिटेन से लिया गया है, यूनाइटेड किंगडम से लिया गया है। इमरजेंसी प्रोविजन कहाँ से लिया जाएगा? इमरजेंसी प्रोविजन जर्मनी से लिया जाएगा, क्योंकि जर्मनी में ही इमरजेंसी लगता था। डायरेक्टिव प्रिंसिपल कहाँ से लिया गया है? अभी हम पढ़े हैं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल लिया गया है अपने आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से, है ना। तो ऐसे ये देखो, ये यूपीएससी के एग्जामिनेशन का क्वेश्चन है 1993 में, और ऐसे ना अब पीसीएस वगैरह के एग्जामिनेशन में ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं कि कौन कौन सा प्रोविजन है। तो हमने मिला लिया भाई फंडामेंटल राइट अपना यूनाइटेड स्टेट से, तो ए का दो हो गया, ए का दो है। उसके बाद पार्लियामेंट्री सिस्टम अपना यूनाइटेड किंगडम से, तो ए का दो पहला और दूसरे का ए हो गया। इसका एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन लिख दिए सी। ओके, आगे चलते हैं। चलिए फिर मैच कराना है। देखो जब क्वेश्चन आते रहेंगे ना तो ये मैचिंग वाला जो क्वेश्चन होता है वो बहुत इंटरेस्टिंग हो जाता है। अगर आपको 2 क्वेश्चन भी आ रहे हैं, 3 क्वेश्चन भी आ रहे हैं, या इवन कि कभी कभी तो ऐसा होता है कि एक क्वेश्चन भी आ रहा है, तो भी अगर ऑप्शन उस तरीके से दिया गया है और आप एलिमिनेट कर पा रहे हैं तो ये क्वेश्चन सबसे ज्यादा स्कोरिंग माना जाता है। तो फंडामेंटल राइट कहाँ से लिया गया है? हमने अभी पढ़ा, ये लिया गया है अपना यूएसए से। ओके, डायरेक्टिव प्रिंसिपल पढ़ा है कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल लिया गया है कहाँ से? आयरिश से। कैबिनेट गवर्नमेंट लिया गया है ब्रिटिश से। यूनियन स्टेट रिलेशन कहाँ से लिया गया है? यूनियन स्टेट रिलेशन लिया गया है अपना क्या नाम है इसका? यूएस बिल ऑफ राइट से। यूएस बिल ऑफ राइट से। ओके, इसका आंसर सॉरी अपना यूनाइटेड स्टेट रिलेशन कहाँ से, यूनियन स्टेट रिलेशन कहाँ से लिया गया है? यूनियन स्टेट रिलेशन लिया गया है अपने कनाडियन कॉन्स्टिट्यूशन से। कहाँ से? कनाडियन कॉन्स्टिट्यूशन से। आंसर हो गया डी। क्या हो गया? आंसर हो गया डी। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। देखिए यहाँ पे ये सब बताया गया है अभी, लेकिन हमने तो पढ़ के आए, हमें पता है, फिर हम ये एक्सप्लेनेशन में क्यों ही जाएंगे। एक बार देख लेते हैं। फंडामेंटल राइट लिया गया है यूएस बिल ऑफ राइट से। डायरेक्टिव प्रिंसिपल लिया गया है आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से। कैबिनेट गवर्नमेंट लिया गया ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से। एंड देन यूनियन स्टेट रिलेशन लिया गया है अपने कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन से। चलिए
नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट जो हमारा है, ओके हाँ, यहाँ पे देखते हैं, नॉट करेक्टली मैच पूछा है। क्या पूछा है? नॉट करेक्टली मैच। तो फंडामेंटल राइट यूएसए से लिया गया है, यस। डीपीएसपी कहाँ से लिया गया है? आयरलैंड से लिया गया, हमें पता है। रेसिड्यूरल पावर ऑफ सेंटर, रेसिड्यूरल पावर ऑफ सेंटर क्या ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है? नहीं। इमरजेंसी प्रोविजन कहाँ से लिया गया है? जर्मनी से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? जर्मनी से। अच्छा, रेसिड्यूरल पावर ऑफ सेंटर कहाँ से लिया गया है? सेंटर, मैंने बोला था ना कि सेंटर को मजबूत बनाया गया है जहां से प्रोविजन, जहां के प्रोविजन को लेके, उसका नाम है कनाडा। क्या नाम है? कनाडा। पंजाबी लोग कनेडा कहते हैं, कनेडा से। है उसके बाद अपना फंडामेंटल राइट जिसमें कि पावर बैलेंस किया जाता हो, इस तरीके का प्रोविजन कहाँ से लिया गया है? यूएसए से लिया गया है। चलिए आगे चलते हैं, हम आगे देखते हैं। रूल ऑफ लॉ, रूल ऑफ लॉ का प्रोविजन कहाँ से लिया गया है? एंड देन रूल ऑफ लॉ का प्रोविजन लिया गया है अपने इंग्लैंड से। एंड देन प्रोसीजर इस्टेब्लिश्ड बाय लॉ, ये जापान से है। हमने अभी पढ़ा था ना, थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा था कि कहाँ से लिया गया प्रोसीजर इस्टेब्लिश्ड बाय लॉ। एक सेकंड, प्रोसीजर इस्टेब्लिश्ड बाय लॉ ये लिया गया है जापान से, हमने पढ़ा है। देन रिजर्विंग द बिल बाय द गवर्नर फॉर द प्रेसिडेंट्स कंसिडरेशन, बाय द प्रेसिडेंट कंसिडरेशन, ये प्रोविजन जो है, ये प्रोविजन अपना ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। सॉरी, कॉन्करेंट लिस्ट का प्रोविजन कहाँ से लिया गया है? ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। कॉन्करेंट लिस्ट का प्रोविजन ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। और गवर्नर का जो गवर्नर की जो पावर है कि किसी भी बिल को प्रेसिडेंट के रिकंसिडरेशन के लिए रख दिया जाए, वो कहाँ से लिया गया है? वो लिया गया है अपना कहाँ से? कनाडा से। कहाँ से? कनाडा से। ऑप्शन सॉरी, ऑस्ट्रेलिया से। कहाँ से? ऑस्ट्रेलिया से। क्वेश्चन नंबर हो गया ए। क्या हो गया? क्वेश्चन नंबर आंसर हो गया अपना ए। एक बार फिर से देख लेते हैं इसको। रूल ऑफ लॉ कहाँ से लिए हैं हम? रूल ऑफ लॉ लिए हैं हम इंग्लैंड से। कहाँ से? इंग्लैंड से। एंड देन एक सेकेंड, मैं इसको अच्छे से ही कर देती हूँ। चलो, रूल ऑफ लॉ कहाँ से लिए हैं हम? रूल ऑफ लॉ लिए हैं हम इंग्लैंड से। ओके। एंड द प्रोसीजर इस्टेब्लिश्ड बाय लॉ कहाँ से हम लिए हैं? हम लिए हैं जापान से। गवर्नर का जो गवर्नर के पास रिजर्व बिल को रिजर्व करने का पावर है कि प्रेसिडेंट के कंसिडरेशन के लिए बिल को रिजर्व कर दिया जाता है, वो कहाँ से लिया गया है? कनाडा से लिया गया है। एंड कंकरेंट लिस्ट हमें पता है ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। कहाँ से ली गई है? ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। तो आंसर हो गया हमारा डी। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, मैच कराना है। ओके, डीपीएसपी कहाँ से लिया गया है? डीपीएसपी ले लिया गया है अपना, कहाँ गया? आयरलैंड से। ओके। फंडामेंटल राइट हमें पता है, यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। कॉन्करेंट लिस्ट अभी हम पढ़ के आए हैं, कॉन्करेंट लिस्ट फॉर द यूनियन एंड स्टेट रिलेशन। ओके, या तो कि आप कॉन्करेंट लिस्ट कहिए या यूनियन स्टेट रिलेशन कहिए, बात एक ही है। दोनों का प्रोविजन कहाँ से लिया गया है? अपने ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। इंडिया एज अ यूनियन ऑफ स्टेट विथ ग्रेटर पावर ऑफ द यूनियन, की सेंटर को पावरफुल बनाने की बात कहाँ से कही गई है? कनाडा से कही गई है। कनाडा से कही गई है। तो हमारा हो गया ए का हो गया अपना डीपीएसपी आयरलैंड से ए का 3। तो हम देखते हैं ए का 3 2 है। एंड देन बी का देख लेते हैं, फंडामेंटल राइट का 5 है, बी का 5, तो ए का 3 बी का 5 2 2 है। हाँ, देन हम देख लेते हैं, चलो लास्ट वाला देख लेते हैं कि इंडिया एज द यूनियन ऑफ स्टेट विथ ग्रेटर पावर ऑफ द, तो डी का हमने 2 माना है। क्या माना है? डी का हमने 2 माना है। तो ये देखिए डी ऑप्शन हो गया करेक्ट। क्या हो गया? डी ऑप्शन हो गया करेक्ट। ओके, नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। आइडिया ऑफ द फंडामेंटल राइट वाज, फंडामेंटल राइट का आइडिया कहाँ से बोरो किया गया? हमें पता है यूएसए से बोरो किया गया। फंडामेंटल राइट का आइडिया कहाँ से बोरो किया गया? यूएसए से। फंडामेंटल ड्यूटी, फंडामेंटल ड्यूटी सोवियत यूनियन, यूएसएसआर, इंदिरा गांधी गई थी 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में, अपने कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किया गया था ये, जबकि प्रियम्बल को बहुत अच्छी तरीके से क्या अमेंड कर दिया गया था, उसमें ऐड किया गया, हमें पता है, बाद में ऐड किया गया है, एडिशनल है ये। देखो इसमें बताया ना 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1973 में के थ्रू इसको फंडामेंटल ड्यूटी को अमेंड किया गया है, यूएसएसआर से लिया गया है। आगे देखते हैं, एजर्शन क्या दिया है कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हैज बिकम अ लॉन्गेस्ट वन, ये एजर्शन है। वाई द लॉन्गेस्ट वन है? चैप्टर एंड ऑन फंडामेंटल राइट हैज बीन बोरोड फ्रॉम द मॉडल ऑफ द अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन। वाह, देखो एजर्शन क्या है
कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है इंडिया का वो बहुत ही लॉन्गेस्ट है, ये बात तो सही है। और जो चैप्टर लिया गया है फंडामेंटल राइट का वो बोरो किया गया है अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से। क्या इसी वजह से हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इतना लंबा है? आप बताओ, ये सही है? स्टेटमेंट तो दोनों सही है, बट क्या रीजन सही है? नहीं, रीजन सही नहीं है। हमारा आंसर हो जाएगा बी। क्या हो जाएगा आंसर हमारा? बी, कि दोनों स्टेटमेंट सही है बट एक्सप्लेनेशन इज नॉट राइट। ओके, आंसर हो गया बी। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज कॉन्सेप्ट ऑफ फंडामेंटल राइट, यूएसए। ओके, कॉन्सेप्ट ऑफ फंडामेंटल राइट क्या है, कहाँ से अडॉप्ट किया गया? यूएसए से अडॉप्ट किया गया। देन फंडामेंटल राइट पे देखिए फिर से क्वेश्चन आया है ना। मैं क्या बोली, फंडामेंटल राइट वाला चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वैसे भी वो चैप्टर भी बहुत इंपॉर्टेंट है ना। देन फर्स्ट नॉमिनेटेड डिप्टी चेयरमैन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, फर्स्ट नॉमिनेटेड डिप्टी चेयरमैन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज फ्रैंक एंटोनी, was Frank Anthony. Next point is tradition of written constitution began from which following country? अमेरिका से, क्योंकि पहला रिटन कॉन्स्टिट्यूशन का जो एग्जाम्पल हमें मिलता है वो अमेरिका से ही मिलता है। नेक्स्ट पॉइंट जो देखते हैं, among the following given name whose portfolio in the first cabinet of India 1947 was different from the his portfolio in the interim government 1946? ऑप्शन हो गया डी, ऑप्शन हो गया डी, ओनली थ्री नेम हम देख लेते हैं। एच.सी. भाभा, एच.सी. भाभा। इतना एनालिटिकल क्वेश्चन बहुत ही कम आता है, तो एक बार रिप्लेसमेंट आप लोग याद रख सकते हैं, बट ये जो है ना इतना एनालाइज करके जो चैप्टर क्वेश्चन आते हैं वो तो कम ही आते हैं। आप एक बार रिप्लेसमेंट सिर्फ याद कर लीजिएगा। चलिए यहाँ पे कर ही लेते हैं। पोर्टफोलियो इन इंटरिम कैबिनेट, कि इंटरिम कैबिनेट का जो पोर्टफोलियो है वो उसमें कुछ लोगों के यहाँ पे नाम दिए गए हैं, वो क्या कर सकते हैं? फूड और एग्रीकल्चर अपने राजेंद्र प्रसाद थे। लेबर मिनिस्टर कौन थे? जगजीवन राम थे। डिफेंस कौन थे? सरदार बलदेव सिंह थे। वर्क एंड माइन मिनिस्टर कौन थे? एच.सी. भाभा थे। एंड पोर्टफोलियो इन द फर्स्ट कैबिनेट ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया में क्या था? फूड और एग्रीकल्चर तो राजेंद्र प्रसाद को मिल गया। डिफेंस सरदार बलदेव सिंह जी को ही मिला। लेबर जगजीवन राम को ही मिला। एंड कॉमर्स मिल गया एच.सी. भाभा को। एच.सी. भाभा को क्या मिल गया? कॉमर्स मिल गया। कब मिला? इंडिपेंडेंट इंडिया के का जो कैबिनेट था उसमें, फर्स्ट कैबिनेट था उसमें। एंड द इंटरिम में एच.सी. भाभा वाज द वर्क एंड माइन मिनिस्टर, तो ये हो गया डिफरेंस। अब नेक्स्ट क्लास में ना हम सारे इंपॉर्टेंट आर्टिकल और कॉन्स्टिट्यूशन को बहुत ही ध्यान से पढ़ेंगे और जानेंगे कि क्या उसकी इंपॉर्टेंस है और क्या इंपॉर्टेंस कितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इससे आते हैं। हालांकि जो आर्टिकल है और पार्ट है कॉन्स्टिट्यूशन का, इससे तो मल्टीपल क्वेश्चन आते हैं, तो ये चैप्टर थोड़ा सा लॉन्ग भी होने वाला है। चलिए, मैंने अपनी तरफ से बहुत अच्छे तरीके से कोशिश की आप लोगों को सारे क्वेश्चन और सारे डिटेल बहुत ही अच्छे तरीके से करवाने की, जो आपके एग्जाम में आप लोगों को बहुत ही हेल्पफुल रहे। इसी तरह हमारे साथ बने रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। आप लोगों को वीडियो अच्छी लगती है तो शेयर करिए और अपना सपोर्ट हमारे साथ बनाए रखें। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।